नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण पर। इकोनॉमिक सर्वे यह एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है और इस डॉक्यूमेंट से जो है हमें रियल डेटा प्राप्त होता है और बजट के पहले यह पेश किया जाता है। यह बताया जाता है कि जिस वित्तीय वर्ष में सारी प्लानिंग की गई थी और जिस मद में क्या क्या खर्च करना था उसको सभी का इसमें मूल्यांकन किया जाता है। तो 1950 से 51 तक यह परंपरा इकोनॉमिक सर्वे पेश करने की स्टार्ट हो गई थी 1950 और 51 फाइनेंशियल ईयर में। और सबसे बड़ी बात इसकी यह है कि 1964 तक यह बजट के साथ ही पेश किया जाता था। 1964 तक यह बजट के साथ ही पेश किया जाता था। उसके बाद के वित्तीय वर्षों में यह बजट से अलग हो गया, यानी बजट के एक दिन के पहले। और इसको तैयार करने में जान ही रहे हैं आप, वित्त मंत्रालय के सभी वित्त मंत्रालय का पूरा इसमें टीम वर्क करता है। और किसके निर्देशन में? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के CEA यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के मार्गदर्शन में यह इकोनॉमिक डिवीजन इसको तैयार करती है। वर्तमान के जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन जी हैं। एक बात और जो इकोनॉमिक सर्वे की है, अरविंद सुब्रमण्यम साहब जो 2014 में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हुए थे, इनके समय से ही वॉल्यूम फर्स्ट और सेकंड के रूप में, यानी फर्स्ट और सेकंड के रूप में ये डेटा, ये इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाने लगा। यानी सेकंड में पूरा विस्तृत डेटा था और फर्स्ट में एक अनुमान लगाया जाता था अगले फाइनेंशियल ईयर का, और सेकंड में चालू वित्त वर्ष और उसके पहले के डेटा इसमें सम्मिलित किए जाते थे। अगले वित्त वर्ष के लिए GDP का अनुमान जो लगा रहता है इसमें कंक्लूड किया जाता है। आने वाले वित्त वर्ष में जो इकोनॉमिक सर्वे में इस बार का डेटा है 8 से 8.5% अनुमानित किया गया है और चालू वित्त वर्ष में 9.2% GDP अनुमानित था। इससे थोड़ा ही कम ही प्राप्त हो पाया जो है। 2020-21 में GDP 7.3% की गिरावट आई, 7.3% की गिरावट आई। और सर ये जान लीजिए कि इकोनॉमिक सर्वे जो होता है इसमें भूमिका होती है कि आने वाले वित्त वर्ष का अनुमान इसमें GDP का लगाया जाता है। सर्वप्रथम इसमें जो है आर्थिक सर्वेक्षण में सभी प्रकार के, जैसे इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रोजगार, कीमतों, निर्यात आदि के विस्तार में जो भी सांख्यिकी का डेटा जो है उपलब्ध होता है, ये सभी डेटा हमारे इकोनॉमिक सर्वे में कंक्लूड होता है। शिक्षा पर डेटा की भारी कमी इसलिए हुई कि कोरोना काल का बहुत ही विकराल रूप चल रहा था और आप जान ही रहे हैं कि यूपी में अपने एग्जाम भी नहीं हो पाए थे, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के। आसर एक NGO की संस्था है, इसमें जो है इस डेटा कंक्लूड करता है किस पर? ये डेटा कंक्लूड करता है शिक्षा पर, यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन, यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट से पता चला है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का नामांकन इसमें भारी गिरावट आई। 2018 में 2.5% की गिरावट थी देखी गई थी, फिर 2021 में यह बढ़कर 4.6% हुई। लोगों की अपने जीवन काल में जो है बहुत डर है लोगों के गार्जियन को कि क्योंकि इसीलिए जो है ये नामांकन में गिरावट देखी जा रही। मार्च 2021 में PLFS डेटा जारी किया कि महामारी से प्रभावित रोजगार पूर्व की बात ठीक हो गए थे। यानी जब कोरोना महामारी 2020 में सक्रिय रूप में आई तो इसके पहले जो जैसे स्थिति थी, बहुत अच्छी थी या बहुत खराब थी, उस स्थिति को आगे हम 2021-22 में धीरे धीरे प्राप्त कर गए। ये PLFS डेटा। बेरोजगारी दर में देखें तो 2017-18 में 6.1% थी, 2018-19 में 5.8%। यानी 2018-19 में जो डेटा है यही लगभग 2021-22 के सर्वे में देखा जा रहा है। 2017-18 में 34.7% कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील आबादी वह है जो किसी न किसी औपचारिक संस्थान से जुड़ के, औपचारिक या असंगठित रूप में, अब सीधे तौर पर औपचारिक रूप से वो क्या हो, सक्षम हो, शिक्षा के रूप से शैक्षिक हो, उसके अंदर साक्षरता दर अधिक हो और वह किसी न किसी औपचारिक संस्थान में कार्य करता हो।
2018-19 में क्या है कि 35.3%, इसमें भी क्या हुई, कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि हुई, यानी ये डेटा बढ़ रहा है। ईपीएफओ के डेटा के अनुसार पहले लहर के मुकाबले दूसरी लहर में कम बेरोजगारी हुई, यानी पहली लहर में क्या था कि सब घर से लोग अपने जहाँ जहाँ प्रवास कर रहे थे वहाँ से निकल के शहरों से लौट के अपने घर को पलायन कर गए। दूसरी लहर में यह स्थिति कम देखी गई, सब रुके और उस लहर से निजात पाने का जो मूल मंत्र है उस पर काम किया, तो पलायन कम हुआ। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कृषि विकास में 3.9%, यानी 3.9% ग्रोथ देखी गई। पिछले वर्ष 3.6% थी, तो अनुमान लगाया था कि इससे ज़्यादा होगी। तो सबसे कोरोना काल में सबसे कम अगर प्रभावित हुआ तो ये हमारा कृषि विकास हुआ। औद्योगिक विकास 11.8% के ग्रोथ से बढ़ी। और सबसे ज़्यादा कोई क्षेत्र प्रभावित हुआ तो सेवा क्षेत्र, यानी सेवा क्षेत्र में होता ही है कि सेवा देने का कार्य, यानी होटल मैनेजमेंट या कहीं आप किसी भी बिल्डिंग या किसी भी ऐसी ऐतिहासिक पुरातत्व या ऐतिहासिक संस्थान को देखने के लिए आप जाते थे, वहाँ सेवा प्राप्त होता था, यानी ये बस सर्विस, रेलवे सर्विस और तमाम सर्विस, ये सब सेवा क्षेत्र की जितने भी सेक्टर थे इसमें भारी नुकसान हुआ। क्योंकि इसमें क्या था, कोरोना महामारी, आम लोगों से इसमें जो है लोगों से मिलना कम था, तो और इसमें इन सब से बचत करना था, तो सेवा क्षेत्र में इन सब की बहुत भारी ज़रूरत होती है। 8.4% का संकुचन होता है और फिर इस वित्तीय वर्ष में 8.2% से ग्रोथ होता है। सरकारी खर्च के महत्वपूर्ण योगदान के साथ कुल खपत में 7.0% की वृद्धि होती है। पिछले 6 वर्षों में स्टार्टअप यानी जो कंपनियां जो है लोन के आधारित पे या एमएसएमई सेक्टर से लोन लेके या अपने ही द्वारा जो है स्टार्टअप के माध्यम से निवेश किया जाता है, उसमें जो है 2016-17 में 733 कंपनियां थी, तो 2021-22 में जो है कंपनियां यानी स्टार्टअप 2021-22 में 14,000 से अधिक स्टार्टअप हुई, सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखी गई। इसलिए भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इसके मतलब अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 2021 में 44 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में वृद्धि हुई, यानी अब भारत में कुल 83 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं। यानी यूनिकॉर्न स्टार्टअप का मीन्स क्या है कि जैसे किसी भी कंपनी का जो नियोजित सिस्टम है उसमें क्या हो कि वह $1 बिलियन यानी $1 बिलियन का उसका सिस्टम हो जाए, वो ऐसे स्टार्टअप क्या होते हैं, यूनिकॉर्न कहलाते हैं। तो अब कुल 83 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हो गए हैं हमारे देश में। 2020 की तुलना में 2021 में कृषि और संबंधित उत्पादों में 23.2% की ग्रोथ देखी गई। हमने बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर ही ऐसा सेक्टर है जो कोरोना महामारी में सबसे कम प्रभावित हुआ। अब इसमें जो है $31 बिलियन की क्या देखी गई, ग्रोथ देखी गई। उससे संबंधित उत्पादन अधिक हुआ, यानी ये इसमें जो है सारी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चल ही रही थी। पूंजीगत व्यय पर जोर देने का क्या मतलब है, पूंजीगत व्यय पर जोर देने का सरकार का मूल उद्देश्य होता है कि ऐसी कोई आधारिक संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए जिससे क्या हो, सरकार को आय हो और उससे क्या हो, सरकार को पूंजी मिले। तो ये पूंजीगत व्यय पर ज़्यादा जोर दिया गया। 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की जीडीपी के लिए बुनियादी ढांचे पर जो हमारा सरकार का मूल लक्ष्य है कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2024-25 वित्तीय वर्ष तक हो जाएं, तो उसके लिए क्या करना होगा कि $1.4 ट्रिलियन जो आधारिक संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना पड़े। इससे पहले अगर देखा जाए 2008 से 17 के दौरान $1.1 ट्रिलियन खर्च किया जा रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर पर। वित्तीय वर्ष 2020-25 के दौरान ऊर्जा पर 24% और सड़क पर 19%, सबसे ज़्यादा ऊर्जा पर, क्योंकि भारत ऊर्जा का नेतृत्व भी वैश्विक कर रहा है आईएसए के माध्यम से, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से, जिसका भारत प्रणेता भी है। ये शहर पर 16%
और रेलवे पर 13% और पूंजी, और इन सभी को मिलाकर यानी देखा जाए तो इन सब में पूंजीगत व्यय का 70% का आंकड़ा मिलता है। राजस्व प्राप्तियों पर ईयर ऑफ ईयर के माध्यम से देखा जाए तो ये 67.2% की ग्रोथ देखी जा रही। तो ये ओवरऑल आपका जो है ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार की डेटा को समझने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए चुनौतियां भी हैं पर्याप्त मात्रा में इन सभी को सुचारू रूप से चलाने के लिए। चुनौतियां क्या हैं अपने अर्थव्यवस्था में? चुनौतियां ये हैं कि अतिरिक्त तरलता को जो सरकार को करना पड़ता है, यानी अतिरिक्त तरलता को करने के लिए ये चुनौती है। इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया और डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ाने में ये भी एक तरीके से चुनौती के रूप में लिया जा रहा है। वित्तीय प्रणाली के लिए दीर्घकालिक जोखिम भी है। खनिजों की अकुशल आपूर्ति से खनिजों की कीमतों में वृद्धि की संभावना है। लगातार जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। नौकरियों में अनिश्चितता है। सभी निश्चित रोजगार की तरफ जाना चाहते हैं। सभी जो है सरकारी नौकरी की तरफ जो है ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, जबकि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। ये एक बड़ी आबादी है जो भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही है, वो प्राइवेट सेक्टर में है, असंगठित क्षेत्र में है। और सीमांत किसानों की उत्पादकता में सुधार करने की आवश्यकता है, जिससे जो है उनके आमदनी दोगुनी हो। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के विकास के संतुलन को, जो संतुलन एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है कि संतुलन किस तरीके से बनाया रखा जाए, यानी इन्फ्लेशन भी कम हो और जो पूंजीगत आय व्यय ये सब भी संतुलित रहे और सरकार का फिजिकल डेफिसिट भी संतुलित रहे। तो इन सब में ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये सब हमारी अर्थव्यवस्था की चुनौतियां हैं। अब आगे हम बजट के बारे में समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।